तो भाई यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो अगर प्रोबेबिलिस्टिकली देखा जाए ना, तो आज की जो रात है वो इस पूरे साल की सबसे इम्पोर्टेंट रात होने वाली है। बिकॉज कल ये फैसला होने वाला है कि क्या ट्रम्प डेडलाइन एक्सटेंड करेंगे, क्या इनके बीच में कोई डील होगी या फिर कुछ नहीं होगी और तबाही जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस डिस्कशन को कि ईरान वर्सेस अमेरिका व्हाट नेक्स्ट, दी एंड कब होने वाला है और किस तरीके से होने वाला है। अगर आपको इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है ना, तो भाई प्लीज़ एक बार ये देख लो। कल कल जो होने वाला है ना, वो बहुत बड़ा कुछ होने वाला है और वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टॉक मार्केट में काम करते हो, क्रिप्टो फॉरेक्स में, तब तो आपके लिए ज़रूरी है ही। अगर आप नहीं करते हो, आप नॉर्मल सिटीजन हो ना, तो भी आपके लाइफ पे पक्का इम्पैक्ट पड़ेगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बार टाइमलाइन समझा देता हूँ। मैं देखो कल के बारे में क्या होगा पूरी एनालिसिस करके आया हूँ, पूरा आपको बताने की कोशिश करूंगा किस सिचुएशन में क्या हो सकता है। लेकिन सबसे पहले ये एनालिसिस हमको करनी पड़ेगी कि अब तक क्या हुआ है। आपको बस 2 मिनट के अंदर, आप घड़ी ऑन कर लो, 2-3 मिनट के अंदर मैं आपको समझा देता हूँ कि अब तक क्या हुआ है, ताकि आप समझ पाओ आगे क्या होगा। तो देखो सबसे पहले पिछले साल 2025 में जून के आसपास अमेरिका और ईरान के बीच में लड़ाई हुई थी। वो इसलिए हुई थी बिकॉज अमेरिका को लग रहा था कि ईरान बहुत करीब पहुंच गया न्यूक्लियर वेपन पाने के लिए, इसलिए उन्होंने न्यूक्लियर प्लांट्स वगैरह में अटैक वगैरह करा। 12 दिन के लिए वो लड़ाई चली थी केवल, जिसमें अमेरिका का मानना यह है कि उन्होंने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी उनकी लगभग खत्म कर दी थी। ये अमेरिका मान रहा था उसी अटैक के बाद। अब इस बार वापस से उनके बीच में डील चल रही थी, नेगोशिएशन चल रही थी। नेगोशिएशन चल रही है, जैसे मान लो आप बातचीत कर रहे हो, उस बातचीत के बीच में ही ये अटैक कर दिया गया। उन्हें लगा कि शायद इस बातचीत पूरी ना हो पाए, कुछ ना हो, उन्हें ऐसा एक बार के लिए लगने लगा, उन्होंने आके अटैक कर दिया। तो फरवरी 27-28 को रात के टाइम पे यहाँ पर जो उनके सुप्रीम लीडर थे, उनके सुप्रीम लीडर के कंपाउंड में यहाँ पर अटैक कर दिया गया था और तगड़ा अटैक हुआ। मतलब उस दिन सबसे ज्यादा अटैक्स उसी दिन हुए थे दोनों तरफ से। तो जैसे ही अटैक हुआ, वापस से रिटेलिएट भी किया ईरान ने भी। मतलब मार्च 1 से 3 तक तो पूरी नॉर्मल लड़ाई चल रही थी, हमें रिटेलिएशन देखने को मिल रहा था ईरान का दोनों तरफ से तगड़ी। मतलब इस तरीके से अगर आप ग्राफ बनाओ ना, तो ऐसे ग्राफ बन के आएगा। इनिशियली 2-4 दिन में ना इतना ज्यादा अटैक किया गया, उसके बाद अभी दोनों तरफ से जो अटैक्स हैं वो कम हो गए, लेकिन इनिशियली जो फायर फाइटिंग थी वो बहुत ज्यादा हो रही थी। तो बहुत सारे टारगेट्स पे अटैक किया गया। ईरान ने रिटेलिएट करा, जो कि कोई सोच नहीं रहा था कि उनके सुप्रीम लीडर की डेथ हो जाएगी, उसके बावजूद ईरान रिटेलिएट कैसे कर सकता है। तो देखो मैं किसी का साइड लेने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं एक ऑनेस्ट आपको बता रहा हूँ जो चल रहा है फैक्ट। तो ईरान को अंडर एस्टिमेट किया गया था, ईरान ने रिटेलिएट करा वहां पे। उसके बाद आप देखो मार्च 10 से 15 लड़ाई यूं ही चलती रही। 10 मार्च 15 मार्च के आसपास यानी लड़ाई शुरू हुए, लगभग 10-12 दिन 15 दिन बीतने के बाद यहाँ पर ईरान ने बोला कि अब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो बंद कर देंगे। ईरान की जो नेवी है, रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नेवी, उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बोला बंद कर देंगे। अब बंद करना मतलब ये नहीं होता यहाँ पे गेट लगा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी हमारी परमिशन से बिना यहाँ से पास करेगा, उसके ऊपर अटैक कर दिया जाएगा, उसकी जो हालत है वो खराब कर दी जाएगी। तो ये जो थ्रेट था ये बहुत ही रियल थ्रेट था। बहुत सारे पे अटैक भी हुआ, बहुत सारी शिप्स पे यहाँ पे उन्होंने अटैक करा, जिस कारण से ये वर्चुअली बंद हो गया, क्योंकि इंश्योरेंस प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो यहाँ से लगभग 20% जो ऑयल है वो पूरा यहीं से आता था। ऑयल हो गया, बहुत ऑयल तो फिर भी कम आता था, बट जो एलएनजी है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, वो तो बहुत ज़्यादा यहाँ से आता था। तो एलएनजी मतलब पूरे मार्केट पे फर्क पड़ा और यूएस ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा भाग गए। अभी जो $100 के ऊपर आपको प्राइसेस नजर आ रहे हैं ना, वो इसी के कारण नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पर जो रिटेलिएशन था वो रिटेलिएशन कंटिन्यू हुआ। 15 मार्च के आसपास यहाँ पर जो सुप्रीम लीडर थे, उनके बेटे को यहाँ पर नया सुप्रीम लीडर बनाया गया। तो आप उनका चेहरा देख लो एक बार, आप उनके बेटे को नया सुप्रीम लीडर यहाँ पर बनाया गया। अभी तो खबर सुनने में ये आ रही है कि जिस दिन उनके कंपाउंड पे स्ट्राइक हुई थी, जो मैंने आपको दिखाया, उस दिन ये भी जो ये बेटे साहब हैं, इनको भी चोट लगी थी बहुत ज्यादा। कुछ लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो कोमा में है, जिस कारण से वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे। कुछ लोग यहाँ पे, कुछ रिपोर्ट्स ये बोल रहे हैं कि वो, कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बोल रहे थे कि उनकी डेथ हो गई, बट बाद में ये गलत साबित हुआ। तो वो कोमा में है, ये बात कही जा रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ज्यादा चोट नहीं लगी है, पाँव में चोट आया है, थोड़ा सर वगैरह पे चोट आया है, बट वो भी आउट ऑफ डेंजर है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत सीरियस है। तो कुछ पता नहीं इनकी क्या स्थिति है। उसके बाद से इन्होंने एक बार भी कोई वीडियो ऑडियो कुछ भी नहीं संबोधित नहीं करा है अपनी देश की जनता को। तो ये कहीं भी नजर नहीं आए हमें, ठीक है। इनके बस कुछ स्टेटमेंट्स रीड किए गए थे टीवी पर। तो ये मार्च 15 से 20 की बात है। इन सारे टाइम पे रिटेलिएशन जारी था। रिटेलिएशन मतलब शुरू हुआ था यहाँ पर, आपको पता है अमेरिका ने पहले दिन बच्चों के स्कूल पे हमला कर दिया था, कुछ हॉस्पिटल्स पे हमला कर दिया था। ईरान ने वैसा तो डायरेक्टली नहीं करा है स्कूल हॉस्पिटल पे हमला, बट बहुत सारे सिविलियन साइट्स पे हमला दोनों तरफ से जारी है। ईरान ने उनके डिसैलिनेशन प्लांट पे अटैक कर दिया, इन्होंने पेट्रोकेमिकल प्लांट पे
करा, स्टील इंडस्ट्री पे करा। तो दोनों तरफ से भारी नुकसान है जो वो देखने को मिल रहा है। और जो इनिशियल यहाँ पर दिक्कत हुई थी, जो इनिशियल स्ट्राइक स्टार्ट हुई थी, उसमें ईरान के टॉप लीडरशिप को ही पूरी तरीके से अमेरिका और इसराइल ने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। तो टॉप लीडरशिप मतलब लगभग मान लो 15-20 टॉप लीडरशिप वाले जो पोजीशन के लोग हैं उन सभी को अमेरिका ने खत्म कर दिया था। ठीक है, तो ये अभी तक मोटा मोटी अपडेट है। लड़ाई अभी भी चल रही है, लड़ाई कम होने का नाम नहीं ले रही। जो ईरान है वो सब पे अटैक कर रहा है, यूएई वगैरह जो सारी गल्फ स्टेट की कंट्रीज हैं उन पे कर रहा है, इसराइल पे तो कर ही रहा है। और ईरान पर अमेरिका और इसराइल मिलकर अटैक्स कर रहे हैं। आज के दिन का लेटेस्ट न्यूज आपको बता रहा हूँ कि सिविलियन साइट्स पे अटैक होना स्टार्ट हो गया है। रेल लाइन पे उन्होंने अटैक करा है, रेल ब्रिज पे अटैक करा है, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स पे तो अटैक होना जारी है। ईरान ने भी यूएई के कुछ उस पर करा था, जो अमेरिकन कंपनी की पेट्रोकेमिकल प्लांट से यूएई में, उस पर ईरान ने अटैक करा था, जिस कारण यूएई के कुछ मिनिस्टर को आके बोलना पड़ा कि ऐसा मत करो, इससे चीजें और ज्यादा कॉम्प्लेक्स ही होने वाली है। ये था आजकल मोटा मोटी जियोपॉलिटिकल अपडेट। ठीक है, अब काम की बात करते हैं। काम की बात यह है भैया कि आज की रात इंपॉर्टेंट इसलिए है ना क्योंकि ट्रम्प साहब ने दे दी है वार्निंग। ट्रम्प साहब ने बोल दिया कि अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलोगे, उसको ओपन नहीं करोगे, अगर आप डील नहीं फाइनल करोगे, तो हम आप पे इतना गंदा अटैक करेंगे कि आप स्टोन एज में चले जाओगे। ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। तो ये कहानी का सिलसिला कहाँ से शुरू होता है मैं आपको वो बताता हूँ। 21 मार्च को पहली बार जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, दिक्कत होने लगी, ऑयल प्राइसेस बढ़ने लगे, अमेरिका पर भी प्रेशर आने लगा, तो उन्होंने पहली बार ये धमकी दी कि 48 आवर्स का वार्निंग है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दीजिए, नहीं तो आपके पावर प्लांट्स को हम खत्म कर देंगे। और पावर प्लांट्स को खत्म करना, जैसे देखो मेजर पावर प्लांट्स ईरान वगैरह में जो पावर प्लांट्स होते हैं जो वो यहाँ पर चलते हैं ऑयल से। वो यहाँ पे कोयला तो होता नहीं वहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ पे कोयला वगैरह होता है, वहाँ पे ऑयल होता है, एलएनजी होता है, इस सबसे चलाया जाता है। तो जो पावर प्लांट की कैपेसिटी है ना बहुत ही सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड कुछ जगहों पर है कि कुछ कुछ बहुत बड़े बड़े पावर प्लांट्स है जो बहुत एरिया को कैटर करते हैं। तो अगर उन पर अटैक कर दिया जाए तो पूरा बहुत बड़ा एरिया जो है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसीलिए ट्रम्प ने कहा कि मैं पावर प्लांट करूंगा और उनका जो सबसे तगड़ा पावर प्लांट है उस पर अटैक करूंगा, जिसको बनाने में उन्हें 25 साल का टाइम भी लग सकता है। तो ये मार्च 21 को डेडलाइन दी गई थी पहली 48। जैसे ही 48 आवर की डेडलाइन खत्म हुई, ट्रम्प साहब ने उसको बढ़ा दिया। बोला कि डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को पोस्टपोन्ड एनी एंड ऑल मिलिट्री स्ट्राइक्स और 5 डे पीरियड, 5 दिन के लिए उन्होंने बढ़ा दिया। और बोला कि भैया हमारी बातचीत चल रही है तो एक काम करते हैं 5 दिन के लिए बढ़ा देते हैं। ये पहला एक्सटेंशन था। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट एक्सटेंशन। उसके बाद जब 5 दिन हो गया, 26 तारीख आई, तो 26 तारीख को उन्होंने बोल दिया कि चलो 10 डे विंडो फॉर अ टोटल रीओपनिंग ऑफ शिपिंग, 10 दिन के लिए कर देते हैं। ये 10 डे की डेडलाइन उन्होंने यहाँ पर दी थी। तो मार्च 26 के बाद यहाँ पर 10 डे की डेडलाइन आई अप्रैल 4 में। अप्रैल 4 को, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, उन्होंने कहा फाइनल 48 आवर वार्निंग जो है वो मैं दे रहा हूँ आपको। रिमेंबर व्हेन आई गेव अराउंड 10 डेज टू मेक डील और ओपन, टाइम इज रनिंग आउट 48 आवर्स बिफोर। मतलब ये 10 डे खत्म नहीं हुआ था, इन्होंने एक दोबारा वार्निंग दे दी कि 48 आवर्स है। ठीक है, उसके बाद 5 तारीख को उन्होंने ये भाई अजीब सा पोस्ट लिखा, पूरा जैसे लग रहा है कि गुस्से में बौखलाए हुए हैं, पता नहीं क्या क्या उन्होंने लिख दिया कि ट्यूसडे विल बी पावर प्लांट डे एंड ब्रिज डे। ट्यूसडे को पावर प्लांट और ब्रिज जो है वो उड़ा दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने इसको थोड़ा सा 24 घंटे और बढ़ा दिया। तो अब ये जो फाइनल बढ़ के आया है ना, ये जो फाइनल डेडलाइन आई है वो आई है 8 PM ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, यानी हमारे हिसाब से कल वेडनेसडे को सुबह 6 AM के आसपास ये डेडलाइन है। तो तब तक अगर डील हो जाती है, यानी आज रात को अगर डील हो जाती है हमारे हिसाब से, तो थिंग्स आर ओके। इफ अगर डील नहीं होती है तो थिंग्स आर नॉट ओके एंड वी मे सी समथिंग सीरियस। तो भैया बहुत सारे लोगों का बहुत सारा कहना है इसमें, मैं आपको छोटे छोटे व्यू पॉइंट्स नहीं बताऊंगा, बट किसी टर्की के किसी एक डिप्लोमेट ने कहा था कि ये सिचुएशन अगर हद से ज़्यादा बिगड़ जाती है ना, तो उन्होंने याद दिलाई थी जापान पे जो बॉम्बिंग हुई थी, न्यूक्लियर बॉम्बिंग की। देखो नोबडी वांट्स कि ऐसी सिचुएशन तक आए चीज़ें, बट अगर उस सिचुएशन तक पहुंच जाता है तो हालत जो है बहुत ज़्यादा खराब हो जाने वाली है। तो ये बात थी अब तक। अब बात कर लेते हैं कि क्या हो सकता है, व्हाट कैन हैपन। देयर आर 3 सिनेरियोज जो हो सकते हैं, और इन तीनों सिनेरियो का मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा मैं आपको उस हिसाब से बताने की कोशिश करूंगा। पहला सिनेरियो भाई, बेस्ट सिनेरियो कि डील डन हो जाए, कुछ भी डील डन हो जाए, या तो सीज फायर हो जाए। पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान इसके सेंटर में है कि भैया ये डील करवा दी जाए। पाकिस्तान ने कहा भी था, अभी उसके किसी फॉरेन मिनिस्ट्री के किसी आदमी ने ट्वीट करा था कि भैया हम काफ़ी करीब है डील के, आपको मैं एक गुड सरप्राइज देने वाला हूँ। अभी तक तो कुछ सरप्राइज आया नहीं, बट मैं चाह रहा हूँ सच में यार इस बार पाकिस्तान जो है वो सक्सेसफुल हो जाए। आई डू नॉट वॉन्ट दिस वॉर टू
बहुत ज़्यादा ये बढ़ जाए वैसा मैं नहीं चाहता हूँ। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि इस वॉर का इम्पैक्ट आपके लाइफ में बहुत बुरी तरीके से पड़ सकता है। गाड़ियाँ वगैरह चलनी बंद हो जाएंगी, खाने पीने की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, तो हम तक भी इम्पैक्ट जो है वो पड़ जाएगा। बाकी वहाँ तो बहुत तबाही होगी, जान माल सबका नुकसान होगा, जो कोई नहीं चाहता है। तो सीज फायर डील हो जाए, या फिर सीज फायर डील हो जाए, या फिर परमानेंट पॉज हो जाए। ईरान जो है, ईरान बोल रहा है भाई हमें परमानेंट पॉज चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पे ईरान की थोड़ी सी साइकोलॉजी समझाता हूँ, ठीक है। ये मान लो जो ईरान की टॉप लीडरशिप, जो ईरानियन रिजीम है उनकी टॉप लीडरशिप, ठीक है। तो ईरान ने क्या कर रखा था, टॉप लीडरशिप के नीचे बहुत सारे यहाँ पे वो बना रखे थे कि यार इस लीडरशिप के किसी आदमी को मार दिया, ईरान बहुत लंबी तैयारी कर रहा है इस लड़ाई की, इसको मार दिया तो यहाँ से कोई स्टेप अप करेगा, उसके नीचे फिर यहाँ पे इस तरीके से ईरान ने पूरा यहाँ पे एक सिस्टम बैठा रखा है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो कौन जो है उसको रिप्लेस करने वाला है। और उसके बाद यहाँ पे आईआरजीसी आती है। आईआरजीसी भी एक तरीके से ईरानियन रिजीम का पार्ट मान लो आप। तो इनको मिलके अभी पूरा देश चलाना है। अमेरिका और इसराइल ने इतना तगड़ा टारगेट करा है इनकी पूरी रिजीम को कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग जो है वो उनका डेथ हो चुका है। तो अब कंट्रोल में ना बहुत कम ही लोग बचे हैं जो इस रिजीम को कंट्रोल कर रहे हैं। तो जो लोग इसको कंट्रोल कर रहे हैं उन्हें लग रहा है कि दिस इज डू और डाई अपॉर्चुनिटी, कि अगर अभी हमने यहाँ पर मुद्दा छोड़ दिया, अगर अभी हम यहाँ पर पीछे हट गए, या फिर हम कमजोर हो गए, या फिर हम हार गए ना, तो दिस इज डेथ काइंड ऑफ सिनेरियो फॉर आवर रिजीम। हमारी रिजीम खत्म हो जाएगी। अमेरिका अपने फेवर वाली कोई सरकार ईरान में लेके आएगा, एनी हाउ कोई वोट करवा के कुछ भी करवा के अमेरिका लेके आएगा। रिजीम जो पूरी तरीके से इस्लामिक रिजीम है वो ईरान से हट जाएगी। तो ये डू और डाई माइंडसेट में आ गए। इस डू और डाई माइंडसेट के कारण ये कोई परमानेंट, मतलब ये कोई टेम्प्रोरी सीज फायर करना ही नहीं चाह रहे कि यार हमें लड़ाई रोकनी ही नहीं है, हम अपने आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। अगर लड़ाई रोकनी है तो हमें परमानेंट पॉज चाहिए। तो अमेरिका ने इन्हें 15 पॉइंट्स की एक लिस्ट बना के दी थी कि ये सारी हमारी डील्स हैं, आप मान जाओ। उन्होंने कहा नहीं भाई हम नहीं मान सकते, हम अपनी 10 पॉइंट की एक डील बना के दे रहे हैं जिसमें आप हमें पैसे वापस करो, जो भी हमारे डैमेज हुए उसको कंपनसेट करो, हमारे सैंक्शंस हटाओ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम ही कंट्रोल करेंगे, बहुत सारी चीजें बता दी। तो अभी तक डील में पहुंचने की कोई भी गुड न्यूज तो हमें नहीं मिल रही। अगर डील हो जाती तो बहुत बढ़िया सिनेरियो रहेगा। जैसे ही डील डन होगी आपको यूएस ऑयल बहुत तगड़ा नीचे गिरते हुए दिखेगा, और सारे स्टॉक मार्केट्स की चीजें, चाहे वो गोल्ड हो गया, क्रिप्टो हो गया, स्टॉक्स हो गए, इंडेक्स हो गए, सब आपको ऊपर जाते हुए दिखेंगे। एंड कल के दिन पे मोस्ट प्रोबेबली वी विल सी अ गुड गैप अप। तो दिस इज सिचुएशन नंबर 1 विच आई होप कि काश यही हो जाए। सिचुएशन नंबर 3 जो है वो है टाइमलाइन एक्सटेंडेड। दिस इज ऑल्सो अ वेरी मच पॉसिबल कि टाइमलाइन वापस से एक्सटेंड कर दें ट्रम्प साहब, ये बोल के कि हमारी बातचीत चल रही है, बट इसकी कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई है। तो टाइमलाइन एक्सटेंड हो जाए तो हमें मेजर रिएक्शन देखने नहीं मिलेगा, बट स्टिल जैसा डील डन होने पे रिएक्शन मिलता काइंड ऑफ वैसा ही रिएक्शन मिलेगा। यूएस ऑयल थोड़ा गिर जाएगा और बाकी चीजें हल्की फुल्की ऊपर चली जाएंगी। तो दीज टू सिनेरियोज आर फेवरेबल वन, ये दोनों फेवरेबल सिनेरियो है। अनफेवरेबल सिनेरियो जो है वो ये वाला है कि अगर कोई डील नहीं होती है तो क्या होगा। देखो कोई डील नहीं होती है तो इसको दो तरीके से आप देख सकते हो। पहला तरीका क्या है कि आज कोई डील नहीं हुई और टाइमलाइन एक्सटेंड नहीं हुई, ना टाइमलाइन एक्सटेंड की गई और ना ही कोई यहाँ पर डील हुई। उस सिचुएशन में अटैक जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन जो अटैक होगा वो शुरू में थोड़ा कम लेवल पे होगा। मान लो कोई बहुत बड़ा अटैक ना करा जाए, छोटा मोटा ब्रिज को उड़ा दे, कोई छोटी मोटी फैक्ट्री को उड़ा दे, दोनों साइड से ये डैमेज चलेगा। और फिर धमकियां भी दी जाएंगी, और मे भी उस सिचुएशन में ईरान बोल दे, ईरान मान जाए, या फिर ऐसा हो कि मान लो 1-2 दिन और लड़ाई बढ़े, उसके बाद फिर डील हो जाए, अचानक से डील हो जाए, 1-2 घंटे चले, 4-5 घंटे चले, अचानक से डील हो जाए, वो भी पॉसिबल है। अगर वो भी हो जाती है ना, कभी भी डील डन हो, मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट करने वाला है। बट इस सिचुएशन में पहले बाजार गिरेगा, तो पहले यूएस ऑयल बहुत ज्यादा स्पाइक कर जाएगा, फिर अगर डील हो गई तो वापस से सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। बट अगर डील नहीं होती है कल तक तो एक बार हमें नेगेटिव रिएक्शन पक्का देखने को मिलेगा, यानी यूएस ऑयल जो है वो स्पाइक कर जाएगा, $200 के पार भी जा सकता है। पूरे स्टॉक मार्केट्स गिरेंगे, सारे स्टॉक मार्केट्स गिरेंगे, क्रिप्टो गिरेगा और गोल्ड भी गिरेगा। गोल्ड का गिरना इज वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो मैं आपको कभी बताऊंगा। बट गोल्ड इसलिए गिर रहा है बिकॉज हाइपर इन्फ्लेशन का खतरा जो है वो बना हुआ है अगर लड़ाई ज्यादा दिन तक चलती रहती है, बिकॉज इंक्रीज्ड सस्टेन्ड ऑयल प्राइसेस। तो ये बात है, ठीक है। अटैक स्टार्ट हो जाएंगे। अटैक किस लेवल पे जा सकते हैं इसकी एनालिसिस अगर आपको करनी है तो बाद में कभी वीडियो बनाऊंगा। बट देखो नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल के अटैक से स्टार्ट होंगे, फिर टारगेट जो है वो चेंज होंगे। टारगेट्स अगर चेंज होते रहे अमेरिका को लग रहा है ये भी लड़ाई लंबी खिंच जा रही है, तो ग्राउंड इन्वेजन इज ऑल्सो पॉसिबल। और ग्राउंड इन्वेजन को हम अभी फुल स्केल वॉर मानते हैं। देखो अभी भी फुल स्केल वॉर चल रही है, बट स्टिल इट्स काइनेटिक वॉर। आप यहाँ से
वो कर रहे हो, अपने दूसरे देश में अपने लोगों को नहीं भेजा है। तो फुल स्केल वॉर भी हो सकती है अगर ग्राउंड इन्वेजन वाली सिनेरियो आए। तो भाई मैं कोई जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये सारी चीज़ें मैं ज्ञान आपको दे रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद ट्रेड करना होता है, तो इसलिए मुझे इन सारी चीज़ों की खबर रखनी पड़ती है, किसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ जो एनालिसिस मैंने अपने खुद के लिए की थी। बाकी जो सिचुएशन बनेगी वो आगे हम देखेंगे। दिस इज द फाइनल एनालिसिस। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने बहुत जल्दी जल्दी बताया बिकॉज आई डोंट वांट टू एक्सटेंड दिस वीडियो टू लॉन्ग, बट आपको सिचुएशन पूरी समझ में आ गई होगी। अब हमें नहीं पता, किसी को भी नहीं पता क्या होने वाला है। इंतज़ार करते हैं, वेट करते हैं, देखते हैं क्या होगा। क्या इस रात के बाद सारी चीज़ें बढ़िया होंगी या फिर चीज़ें खराब होंगी, कुछ भी हो। एज अ इंडियन मतलब आई एम वेरी मच प्राउड कि मैं एक ऐसे देश में रहता हूँ जो हमारे लिए इतना केयर कर रहा है। अभी भी आप देखो ना तो बहुत सारे तरीके से हम ऑयल वगैरह प्रोक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सिटीजन्स को गवर्नमेंट ने बचा के रखा हुआ है। ये पार्टी वाइज नहीं बोल रहा मैं, अगर कोई और गवर्नमेंट होती तो वो भी यही करती यहाँ पे। तो अभी तो हम फिलहाल ठीक सिनेरियो में, बट इतनी बड़ी वॉर अगर इतने स्केल पे बढ़ जाती है ना तो उसका इम्पैक्ट बहुत दूर दूर तक जाता है। तो उसकी जो आग वहां लगेगी तो जो आँच है वो हमारे तक भी आएगी ही, बट वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट आई थिंक। बाकी सिचुएशन बाद में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक कर देगा, सब्सक्राइब कर देगा वॉर की और अपडेट्स के लिए। कुछ भी होगा मैं आपको आगे अपडेट करते रहूंगा।